हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन में। रात 8 बजे जो हमारी प्रैक्टिस सेट सीरीज चलती है, सामान्य ज्ञान की जो महत्वपूर्ण 5,000 प्रश्नों से अधिक प्रश्नों की हमारी सीरीज चल रही है, उसका आज भाग देखेंगे 13, जिसके तहत हमारा प्राचीन भारत का इतिहास हम कंप्लीट कर रहे हैं। इससे पहले हम आधुनिक भारत का इतिहास कंप्लीट कर चुके हैं। महत्वपूर्ण किताबें, महत्वपूर्ण खेल प्रतियोगिताएं, महत्वपूर्ण दिवस वाले वीडियो सारे देख चुके हैं, आप ज़रूर देखें। उत्तराखंड परीक्षा वाणी की सीरीज भी हमारी चल रही है। उसके तहत हमारी जिला सीरीज चल रही है, जिसमें हम 4 जिले कंप्लीट कर चुके हैं। अगला जिला हम देखने वाले हैं उधम सिंह नगर, उसकी तैयारी में सभी लोग लग जाएं। तो आज जो हमारा टॉपिक है प्राचीन भारत का, टॉपिक नंबर 3, जिसके तहत आज हम देखने वाले हैं महाजनपद काल। महाजनपद काल, सबसे पहले हमने देखा था सिंधु घाटी सभ्यता, आपको ध्यान होगा। उसके बाद विकास क्रम में आता है वैदिक सभ्यता, जिसमें ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल आता है। उसके बाद जो समय स्टार्ट होता है हमारे इतिहास के अनुसार, हमारे सिलेबस के अनुसार, महाजनपद काल। महाजनपदों की संख्या टोटल 16 थी। अब उनसे रिलेटेड सवाल क्या बनते हैं, कैसे बनते हैं, कौन सा महाजनपद सबसे आगे पहुंचा, वो सारी जानकारी हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो सारे सवालों के जवाब बहुत ध्यानपूर्वक दें सभी लोग। तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है आज का हमारा, बहुत ध्यानपूर्वक देखें। ये महाजनपद दे रखे हैं और इस साइड इनकी राजधानी दे रखी है। एक में हमें महाजनपद दिए गए हैं और सूची 2 में उनकी राजधानी दी गई है। तो हमने इनका सही मिलान करना है। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक देखें। यहाँ पर हमारे एक सूची ये है, दूसरी सूची ये है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी गांधार की राजधानी तक्षशिला। तक्षशिला वर्तमान में कहाँ स्थित है अगर पूछा जाए आपको, तो ध्यान दें ये पाकिस्तान में स्थित है। अगला है सूरसेन, हमारा महाजनपद। महाजनपदों की संख्या मैं बता चुका हूँ आपको, टोटल 16 थी। तो अगला जो यहाँ हमारे क्वेश्चन में इसने दे रखा है सूरसेन। तो सूरसेन की जो राजधानी थी वो थी मथुरा, ध्यान दें, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। इसके बाद आता है हमारा वत्स, इसकी राजधानी थी कौसाम्बी। इसके बाद आता है कौशल, इसकी राजधानी थी श्रावस्ती। श्रावस्ती, ध्यान दें सभी लोग, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के दूसरे सवाल पे। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? तो ऑप्शन है हमारे बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु या इनमें से कोई नहीं है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? हर्यक वंश अगर आपको बताएं तो 16 महाजनपदों में एक हमारा महाजनपद था मगध। तो मगध के अंतर्गत ही एक वंश आया था हर्यक वंश। और भी बहुत सारे वंश आए थे, इसके बाद नाग वंश आया था, फिर नंद वंश आया था, उसके बाद मौर्य वंश आया था। तो हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? तो राइट आंसर है अजात शत्रु। और बिंबिसार कौन है? तो ये हर्यक वंश के संस्थापक हैं, ध्यान दे सभी लोग। और उदयन कौन है? ये अजातशत्रु का पुत्र है। तो ये सारा क्रम ऐसे बनता है, बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु और अजातशत्रु का पुत्र उदयन। पितृ अंता वंश भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पुत्र अपने पिता की हत्या करके शासक बने हैं सभी। अगले सवाल पे चलते हैं, महत्वपूर्ण सवाल है। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना करी? हमारे ऑप्शन है अजातशत्रु, उदयन, अशोक या घननंद। महत्वपूर्ण सवाल है, इंपॉर्टेंट जरूर कर लें इसे। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर है उदयन। आप लोग के लिए एक सवाल है, पाटलिपुत्र को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है और उसका नाम चेंज किसने किया था? आप ज़रूर बताएं, जिसको भी पता है। लाइव चैट में सभी लोग आंसर दे सकते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं, चौथा सवाल। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया और उसे काकवर्ण नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है शिशुनाग, कालाशोक, नंदीवर्धन या इनमें से कोई नहीं। तो मगध वंश मैंने आपको बताया था, मगध महाजनपद बताया था। तो वहाँ हर्यक वंश,
हर्यक वंश के बाद एक और वंश आया था नाग वंश, उसी की बात हो रही है ये। नाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने करी थी, इसी वजह से इस वंश को शिशुनाग वंश भी कहते हैं। तो सवाल है, किस शासक को काकवर्ण नाम से भी जाना जाता है, या जिसके टाइम पे द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। टोटल 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। तो इसका राइट आंसर है चौथे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, काकवर्ण, यानी कौवे का जैसा रंग, काला, काला शोक। अगले सवाल पे चलते हैं, पांचवें सवाल पे, तुरंत जवाब दें सभी लोग। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी, कहाँ हुई थी? फारस, बेबीलोन, मैसिडोनिया, तक्षशिला। तो मगध साम्राज्य में पहला राजवंश था हर्यक, फिर नागवंश, फिर नंदवंश। तो नंदवंश के समय ही सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, उसके कुछ समय बाद इसका निधन हो गया था। तो सवाल यहां पर यह पूछा गया है, सिकंदर की मृत्यु कहां हुई थी? पांचवा सवाल है आज का हमारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेबीलोन, बेबीलोन। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के छठे सवाल पे। सिकंदर महान एवं पोरसपुरु की सेनाओं ने निम्न में से किस नदी के आमने सामने तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? किस नदी के आसपास इन्होंने अपना पड़ाव डाला हुआ था, ये हमसे पूछा गया। हमारे ऑप्शन है रावी, झेलम, सतलज, चेनाब। टाइम वेस्ट न करें, तुरंत जवाब दे सभी लोग। तो छठे क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, झेलम। इस युद्ध को झेलम का युद्ध, वितस्ता का युद्ध या हाइडेस्पीज का युद्ध भी कहते हैं, ध्यान दें सभी लोग। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के सातवें सवाल पे। किस प्रकार के मृद भांड यानी पॉटरी यानी मिट्टी के बर्तन भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? सातवां सवाल है आज का हमारा। गेरू रंग वाले मृद भांड, चित्रित धूसर मृद भांड, उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन या काले और लाल बर्तन। एसएससी मैट्रिकुलेशन वाली परीक्षा में पूछा गया सवाल है, एसएससी सीएचएसएल में। तो इसका राइट आंसर बताएं सभी लोग। सातवां क्वेश्चन है आज का हमारा, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, आपको बहुत फायदा होने वाला है। प्रश्नों के माध्यम से हम प्रमुख पुस्तकें समाप्त कर चुके हैं, खेल प्रतियोगिताएं समाप्त कर चुके हैं, महत्वपूर्ण दिन भी समाप्त कर चुके हैं, आधुनिक भारत का इतिहास कंप्लीट कर चुके हैं। तो ऐसे ही प्राचीन भारत का इतिहास भी हम कंप्लीट करेंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के आठवें सवाल पे। सभी लोग तुरंत जवाब दें। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? हमारे ऑप्शन है ग्रामक, भोजक, ज्येष्ठक या ग्रामपति। पाली ग्रंथों में, पाली भाषा के ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तुरंत जवाब दें सभी लोग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भोजक या ग्राम भोजक। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के 9th क्वेश्चन पे। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? हमारे ऑप्शन है अवंतिका, तक्षशिला, कान्यकुब्ज या धान्यकटक। काफी महत्वपूर्ण सवाल है। उज्जैन मध्य प्रदेश, शिप्रा नदी के तट पर यहाँ पर कुंभ मेला भी लगता है। आप लोग के लिए एक सवाल और है इस क्वेश्चन के बाद। नासिक में जो कुंभ लगता है वो किस नदी पर लगता है, ये भी बताएं सभी लोग। तो 9वें क्वेश्चन का राइट आंसर है उज्जैन का प्राचीन नाम है अवंतिका। 10वें सवाल पे चलते हैं आज के, काफी महत्वपूर्ण सवाल है ये भी। नंद वंश का संस्थापक कौन था? मैंने अभी बताया था आपको, मगध वंश में, मगध जो हमारा महाजनपद था उसमें हर्यक वंश था, नाग वंश था, नाग के बाद नंद वंश, तो उसी नंद वंश की बात हो रही है। तो हमारे ऑप्शन है महापद्मनंद, कालाशोक, घननंद या नागार्जुन। नंद वंश का संस्थापक कौन था? हमारा 10वां सवाल है आज का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महापद्मनंद। सभी लोग ध्यान दें, महापद्मनंद। इसे अग्रसेन भी कहा गया है, उग्रसेन भी कहा गया है और द्वितीय परशुराम भी कहा गया है इसे, महापद्मनंद को। द्वितीय परशुराम क्यों कहा गया है? क्योंकि इसने भी कसम खाई थी कि ये संसार से सारे क्षत्रियों को मिटा देगा। अगले सवाल पे चलते हैं,
11वें सवाल पे, 11वां सवाल है आज का हमारा, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा गया है? हमारे ऑप्शन है अजातशत्रु, कालाशोक, महापद्मनंद या घनानंद। ग्रीक यानी यूनानी लेखकों द्वारा किस शासक को या किस व्यक्ति को अग्रमीज कहा गया है? 11वां सवाल है आज का हमारा, तुरंत जवाब दें सभी लोग। तो 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नंदवंश का संस्थापक था महापद्मनंद, तो उसी नंदवंश का चौथा शासक था घनानंद, तो उसी का एक और नाम है क्या? अग्रमीज, अग्रमीज। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के 12वें सवाल पे, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ईरानियों द्वारा, यूनानियों द्वारा, शकों द्वारा या कुषाणों द्वारा? प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? हमारा 12वां सवाल है आज का, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ईरानियों द्वारा, जिनको फारसी भी कहते हैं या पारसी भी कहते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के 13वें सवाल पे हमारे, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसने किया था? ऑप्शन है ईरानियों द्वारा, यूनानियों द्वारा, शकों द्वारा या कुषाणों द्वारा। विदेशी आक्रमण में तो दूसरे क्रम में है, लेकिन यूरोप की तरफ से पहला आक्रमण था ये प्राचीन भारत में। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, तुरंत बताएं सभी लोग। तो 13वें क्वेश्चन का राइट आंसर है यूनानियों द्वारा। यूनान देश को वर्तमान में ग्रीस कहते हैं, ये भी ध्यान दें सभी लोग। आज के 14वें सवाल पे चलते हैं, ईरान के अखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बदले उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बजाय उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? हमारे ऑप्शन है साइरस, डेरियस, जेसिस या डेरियस, जिसको दारे बाहु थर्ड भी कहा गया है। 14वां सवाल है आज का हमारा, तो इसका राइट आंसर है डेरियस या दारे बाहु फर्स्ट। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के 15वें सवाल पे, बहुत ध्यानपूर्वक सुने और तुरंत जवाब दें। हाइडेस्पीज या वितस्ता आधुनिक झेलम का युद्ध 326 बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व किन किन शासकों के बीच लड़ा गया? हमारे ऑप्शन हैं सिकंदर और पोरस, सल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य और घनानंद, सिकंदर और आम्भी के मध्य। कुछ देर पहले इसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल बता चुका हूं, तो तुरंत जवाब दें सभी लोग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर और पोरस के बीच में, सिकंदर और पोरस के बीच में। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के हमारे 16वें सवाल पे, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? हमारे ऑप्शन है 326 ईसा पूर्व, 326 ईस्वी, 323 ईसा पूर्व या 323 ईस्वी। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो तुरंत जवाब दें सभी लोग। आज का 16वां सवाल है हमारा, तो 16वें क्वेश्चन का राइट आंसर है 326 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व। अब चलते हैं आज के हमारे 17वें सवाल पे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहली सूची में शासक दिए गए हैं, दूसरी सूची में उन्होंने कौन से वंश या वो किस वंश से रिलेटेड है हमने बताना है। तो बिंबिसार अभी कुछ देर पहले मैं आपको बता चुका था किस वंश का था, ये हर्यक वंश का। कालाशोक भी हम बता चुके हैं आपको, वो किस वंश से रिलेटेड है, शिशुनाग वंश से रिलेटेड है। महापद्मनंद ये नंद वंश से रिलेटेड है। बिंदुसार किस वंश से रिलेटेड है? मौर्य वंश से। तो हमारा राइट आंसर होने वाला है 1, 2, 4, 3 यानी 17वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रख लें। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के 18वें सवाल पे। ये भी मिलान वाला ही है, जिसमें महाजनपद दिए गए हैं और उनका आधुनिक क्षेत्र यानी वर्तमान में उस क्षेत्र का क्या नाम है ये दिया गया है। जैसे सबसे पहले है मगध,
तो मगध वर्तमान में पटना या गया जिले के पास स्थित है। इसके बाद है वत्स। वत्स को वर्तमान में इलाहाबाद नाम से भी जाना जाता है, यानी इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र है, ध्यान दें सभी लोग। इसके बाद अगला है कोसल। कोसल के बारे में मैं आपको बता चुका था। कोसल हमारा अवध वाला क्षेत्र है। 16 महाजनपद थे, उन्हीं में से एक है ये। इसके बाद आता है हमारा अवंती वाला क्षेत्र, तो ये मालवा वाला क्षेत्र है वर्तमान समय में, मालवा मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र। तो 18वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, तो इनको नोट डाउन जरूर करें। अगले सवाल पे चलते हैं, महत्वपूर्ण सवाल है ये भी। 18वां सवाल, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? हमारे ऑप्शन है पाटलिपुत्र, वैशाली, गिरिव्रज या चंपा। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तुरंत जवाब दें सभी लोग। तो 19वें क्वेश्चन का राइट आंसर है गिरिव्रज या राजगृह। इसी राजगृह को वर्तमान में राजगीर भी कहा जाता है, ध्यान दें सभी लोग। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के 20वें सवाल पे। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? हमारे ऑप्शन हैं अजातशत्रु, कालाशोक, उदयन या कनिष्क। तुरंत जवाब दें सभी लोग। पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम राजधानी किसने बनाया? तो इसका राइट आंसर है उदयन, ध्यान दें सभी लोग, क्योंकि इसी ने पाटलिपुत्र को बसाया भी था। अगले सवाल पे चलते हैं। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, कहाँ उपलब्ध है? महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, छांदोग्य उपनिषद में या संयुक्त निकाय में? 16 महाजनपद मैंने आपको बताया था, उन्हीं के उत्थान से मगध आगे बढ़ा था। तो सवाल है इनका उल्लेख कहाँ कहाँ है? आज का हमारा 21वां सवाल है, तो इसका राइट आंसर है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय एक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। और महाजनपदों का कहाँ उल्लेख है अगर पूछा जाए तो ध्यान रखें, जैन धर्म का एक ग्रंथ है भगवती सूत्र, इसमें भी महाजनपदों का उल्लेख है, ध्यान दें सभी लोग। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के हमारे 22वें सवाल पे। महत्वपूर्ण सवालों की सीरीज चलते रहेगी हमारी, आप देख भी सकते हैं। ये सारे सवाल हमारे किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगले सवाल पे चलते हैं, निम्न में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? महापद्मनंद, घननंद, सुकल्प या चंद्रगुप्त मौर्य। सिकंदर का समकालीन यानी उसी टाइम पे कौन शासक था जिस समय सिकंदर आया था या सिकंदर राजा था? तो इसका राइट आंसर है घनानंद। नंद वंश का चौथा और अंतिम राजा था घनानंद। इसी को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मिलकर मौर्य वंश की स्थापना करी थी। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के 23वें सवाल पे। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? चौथी सदी ईसा पूर्व, छठी सदी ईसा पूर्व, दूसरी सदी ईसा पूर्व या पहली सदी ईसा पूर्व? आज का 23rd क्वेश्चन है ये, सभी लोग तुरंत जवाब दें। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छठी सदी ईसा पूर्व। अगले सवाल पे चलते हैं, 24वें सवाल पे। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। तो कुछ कथन दिए हैं, देखते हैं कौन से सही हैं। पहला कथन है भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला और वह एक अच्छा प्रशासक था। तो 4 के 4 ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही हैं, चारों कथन बिल्कुल सही हैं। 24वें सवाल का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है हमारा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पहली सूची में राजा हैं, दूसरी सूची में राज्य हैं। जैसे पहला राजा प्रद्योत है, फिर उदयन है, उसके बाद प्रसेनजित है और अजातशत्रु है। वो किस राज्य से रिलेटेड थे हमने बताना है, तो तुरंत जवाब दे सभी लोग। तो 25वें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। तो 25वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होने वाला है, यानी प्रद्योत ये राजा कहाँ से रिलेटेड था, किस राज्य से रिलेटेड था? ये अवंती से रिलेटेड था, मालवा वाला क्षेत्र यानी मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र। उदयन था वत्स राज्य से रिलेटेड। प्रसेनजित रिलेटेड था कौशल से। और अजातशत्रु कहाँ से रिलेटेड था? मगध राज्य से रिलेटेड था।
तो 25वें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। तो 26वें क्वेश्चन को देखते हैं। अभिलेखी साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहाँ खोदी गई थी हमने बताना है। हमारे ऑप्शन है अंग में, वंग में, कलिंग में या मगध में। यूपीपीसीएस 1999 की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। तो कहाँ खोदी गई थी वो नहर, ये हमसे पूछा गया है। 26वां सवाल है आज का हमारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कलिंग। तो आप लोग के लिए एक सवाल है, वर्तमान में इस कलिंग को किस नाम से जाना जाता है, आपने बताना है। तो देखते हैं आज का हमारा 27वां सवाल। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, साइरस, कोम्बिसिस, डेरियस या जेरसिस। पहला ईरानी शासक कौन था जिसने भारत का कुछ हिस्सा अपने अधीन किया था? आज का 27वां सवाल है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डेरियस। ऑप्शन नंबर सी। 28वें सवाल पे चलते हैं, तुरंत जवाब दें सभी लोग। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? वज्र संघ, पंचाल या दोनों के साथ या किसी के साथ नहीं। 28वां सवाल है आज का हमारा। अजातशत्रु का सदैव किसके साथ युद्ध चलते रहता था? तो इसका राइट आंसर है वज्र संघ या वैशाली राज्य के साथ, वैशाली गणराज्य के साथ। 29वें सवाल पे चलते हैं। वज्र संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मुसल तथा महाशिलाकंटक नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था? रथ मुसल में क्या होता था? एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार लगा रहता था। और महाशिलाकंटक में क्या होता था? पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र था। तो किसने यूज किया था सबसे पहले, ये हमने बताना है। हमारे ऑप्शन है अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, कालाशोक या उदयन। किसने यूज किया था हमने बताना है। तुरंत जवाब दे सभी लोग, काफी महत्वपूर्ण सवाल भी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अजातशत्रु। अजातशत्रु। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के 30वें सवाल पे। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो हमारे ऑप्शन है महापद्मनंद, वैसे मैं आपको बता चुका हूं, तो तुरंत जवाब दे सभी लोग। घनानंद, कालाशोक या इनमें से कोई नहीं। नंद वंश का अंतिम शासक बताइए। 30वें क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है घनानंद। ये मैं आपको बता चुका हूँ, चौथा और अंतिम राजा था ये नंद वंश का। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा 31वां सवाल। भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब स्टार्ट हुआ? अशोक के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में, 600 ईसा पूर्व में या 300 ईसा पूर्व में? भारत में सिक्कों का प्रचलन कब से स्टार्ट हुआ, ये हमने बताना है। 31वां सवाल है आज का हमारा। टोटल 50 सवाल हैं आपके लिए आज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 600 ईसा पूर्व में। तो अगले सवाल पे चलते हैं, तुरंत जवाब देंगे सभी लोग। 32वां सवाल है। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजित। इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? महात्मा बुद्ध के समकालीन कौन कौन थे हमसे पूछा गया है। केवल एक, दो और तीन, एक और तीन, एक, दो और तीन। यानी इनमें से कौन से राजा हमारे महात्मा बुद्ध के समकालीन थे हमने बताना है। यानी एक ही समय पर थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अजातशत्रु और प्रसेनजित। अजातशत्रु और प्रसेनजित। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के हमारे 33rd क्वेश्चन पे। 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग, जनजाति समाज में अधिक व्यवस्थित जीवन का मार्ग प्रशस्त किया, व्यापार एवं वाणिज्य का उल्लेखनीय विकास या इनमें से कोई नहीं। बड़े राज्यों का उदय का कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक रूप से लोहे का उपयोग। आज के 34वें सवाल पे चलते हैं। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को
किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? कौशल, अंग, अवंती या वैशाली? महत्वपूर्ण सवाल है। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अवंती। अगले सवाल पे चलते हैं, जल्दी से जल्दी जवाब देंगे सभी लोग। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? अजातशत्रु, बिंबिसार, शिशुनाग, महापद्मनंद? किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नागवंश का शिशुनाग। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के 36वें सवाल पे। तो सवाल है हमारा, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? अंग राज्य का विलय अपने राज्य में कर लिया था। हमारे ऑप्शन है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या शिशुनाग? 36वां सवाल है हमारा, तुरंत जवाब दें सभी लोग। सेशन पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब ज़रूर कराएं सभी लोग। शेयर करेंगे तो और लोग भी जुड़ेंगे हमसे। तो 36वें क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के 37वें सवाल पे। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? अपनी सेल्फ स्टडी भी करते रहें और जो हमारे प्रैक्टिस सेट आते रहें उनको भी करते रहें। अपनी तैयारी को ऐसे ही जांचें सभी लोग। पुराने वीडियो भी ज़रूर देखें। उत्तराखंड में हमारे ज़िले से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, उनको भी देखें। 4 प्रैक्टिस सेट हम ऑलरेडी करा चुके हैं, जिसमें अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल और चंपावत के प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं। अगला प्रैक्टिस सेट कुमाऊं का 5वां जिला यानी उधम सिंह नगर का आएगा, तो उसके लिए तैयार रहें सभी लोग। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? ऑप्शन है अवंती, वत्स, ए और बी दोनों या काशी? महत्वपूर्ण सवाल है, जवाब दें सभी लोग। 37वां सवाल, तो इसका राइट आंसर है काशी वाले क्षेत्र को शिशुनाग ने अपने राजवंश में नहीं मिलाया था। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के 38वें सवाल पे। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? हमारे ऑप्शन है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या शिशुनाग? काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? आज का 38वां सवाल है हमारा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु। अजातशत्रु। अगले सवाल पे चलते हैं, 39वें सवाल पे चलते हैं। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? ऑप्शन है हमारे पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहद्रथ ने की। अगला ऑप्शन, महापद्मनंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्व छत्रांतक एवं इकराट की उपाधि धारण की। अगला ऑप्शन है गिरिव्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इनकी 4 राजधानियां बनी। और अगला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। काफी महत्वपूर्ण सवाल है, काफी डीप सवाल है, तो उनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। अगले सवाल पे चलते हैं, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन इसका सही जवाब था। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के 40वें सवाल पे। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में निम्नलिखित राजवंशों में से किसका शासन था? नंद, मौर्य, शुंग या कण्व? 40वां सवाल है हमारा, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? चालीसवां सवाल है आज का हमारा, तो उसका राइट आंसर है नंद वंश। मैं आपको बता भी चुका था इस विषय में। अगले सवाल पे चलते हैं, 41वें सवाल पे। निम्न में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? गांधार, कंबोज, काशी या मगध? अगले महीने से आपके लिए
उत्तराखंड के नए सवाल भी लाए जाएंगे जो आगामी परीक्षाओं के दृष्टिगत, जो हमारे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर माह में परीक्षाएं होने वाली हैं, उनके दृष्टिगत बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो उस सीरीज के लिए भी सभी लोग तैयार ज़रूर रहें। प्रैक्टिस सेट भी चलते रहेंगे हमारे, और वन लाइनर सीरीज भी लाते रहेंगे हम आपके लिए। तो लगातार जुड़े रहें हमारे चैनल से। तो 41वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मगध। ऑप्शन नंबर डी, मगध। वन लाइनर सीरीज में आपके लिए प्लानिंग है हमारी, जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं पहले उनसे सवाल उठाए जाएंगे आपके लिए, उसके बाद बचे हुए सारे सवाल आपके लिए वन लाइनर फॉर्मेट में लाए जाएंगे। तो जुड़े रहें हमारे चैनल से। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्न में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? खरोष्ठी लिपि का प्रचार, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार, घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार, या स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति। यानी इनमें से कौन सा कथन बिल्कुल सही होने वाला है, हमने बताना है। काफी महत्वपूर्ण सवाल, लेकिन काफी डीप भी है। तो उसका राइट आंसर है, ये सारे कथन बिल्कुल सही जवाब हैं। 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 5 सभी सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। अगला सवाल एक और फिर से काफी डीप सवाल है। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? ऑप्शन है हमारे, इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया, इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, सिकंदर अपने उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था, और फाइनल ऑप्शन है, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, ये हमने बताना है। आज का 43वां सवाल। 7 सवाल और बचे हुए हमारे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं है। अभी चलते हैं आज के हमारे। तो 44वां सवाल है। निम्न में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी, यानी रिपब्लिक सिस्टम नहीं था? कपिलवस्तु के शाक्य में, कुशीनगर के मल्ल में, वैशाली के लिच्छवी में, या मगध में? कहाँ पर गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली नहीं थी, ये हमने बताना है। हमारा 44वां सवाल है आज का, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मगध। अगले सवाल पे चलते हैं। आप खुद भी देख सकते हैं सारे सवाल इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए सवाल हैं, बचे हुए सवाल पूछे जा सकते हैं। तो जीएस की तैयारियों में ऐसे ही कर सकते हैं, क्योंकि जीएस महासागर है, सारे सब्जेक्ट आप पढ़ने जाएंगे, उनको याद करने में भी समस्या होती है। तो प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, उनके नोट्स भी बनाइए, पुराने पेपरों को सॉल्व कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। तो 45वां सवाल है आज का हमारा। निम्न में से किसे सेनिया, नियमित और स्थायी सेना रखने वाला, कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, या शिशुनाग। किसे नियमित और स्थायी सेना रखने वाला यानी सेनिया कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है बिंबिसार। बिंबिसार किस वंश का था, मैं आपको बता चुका हूं। देखिए 46वां सवाल फिर से आ गया है, इस बारे में आपको बता चुका हूं। निम्न में से किसे उग्रसेन या भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है? मैं बता चुका हूं आपको इस बारे में। ऑप्शन हमारे, इसका अग्रसेन भी था इसका नाम। तो हमारा पहला ऑप्शन है महापद्मनंद, फिर है घननंद, शिशुनाग, या बिंबिसार। 46वां सवाल आज का हमारा, किसे उग्रसेन कहा जाता है? तो उसका राइट आंसर है महापद्मनंद, नंद वंश का संस्थापक। द्वितीय परशुराम भी कहा गया, इसे याद रखें सभी लोग। अगला सवाल है, डेरियस दारेबाहु फर्स्ट ने 516 बीसी यानी ईसा पूर्व में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी या प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? हमारे ऑप्शन है 360 टैलेंट, 370 लेटेंट, सॉरी माफ करें, टैलेंट। तीसरा ऑप्शन है 260 टैलेंट, और फाइनल ऑप्शन है 270 टैलेंट। तो कितना राजस्व प्राप्त होता था, ये पूछा गया हमसे। थोड़ा अलग सवाल है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 360 टैलेंट। ये इनकी मुद्रा होती थी। अगले सवाल पे चलते हैं। अंतिम 3 सवाल बचे हैं आज के हमारे।
निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? ऑप्शन है हमारे नियाकर्स, एनासिक्रिटिस, एरिस्टोबुलस और फाइनल ऑप्शन है हेरोडोटस। यानी कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला हिस्टोरियन यानी इतिहासकार नहीं था? कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हेरोडोटस। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा 49 क्वेश्चन। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था? ऑप्शन है श्रेष्ठिन, सेठ, ज्येष्ठक या ग्राम भोजक। श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था, इनसे पूछा गया है। तो तुरंत जवाब दें सभी लोग, टाइम वेस्ट न करें बिल्कुल भी। तो इसका राइट आंसर है श्रेष्ठिन। श्रेष्ठिन। अगले सवाल पे चलते हैं। आज का 50वां सवाल है, ग्रहपति का क्या अर्थ है? ऑप्शन है ग्रहपति का क्या अर्थ है? तो हमारे ऑप्शन है धनी किसान, धनी व्यापारी, धनी व्यक्ति या इनमें से कोई नहीं। ग्रहपति का क्या अर्थ है? तो 50वां सवाल है हमारा, आज का अंतिम सवाल है। उम्मीद है आपको प्रैक्टिस सेशन पसंद आ रहे होंगे, तो कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं आपको कैसे लग रहे हैं, आप कौन सी सीरीज चाहते हैं, कौन सा सब्जेक्ट चाहते हैं, ज़रूर बताएं। आप ये क्वेश्चन सीरीज ही चाहते हैं या डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, कैसा चाहते हैं, ज़रूर लिख कर बताएं। सभी लोग अपनी राय ज़रूर दें, उसी से हमें पता चलेगा हमें क्या सुधार करने की आवश्यकता है। तो 50वें क्वेश्चन का राइट आंसर है ग्रहपति का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है धनी किसान। तो इसी के साथ आज का हमारा प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों को ज़रूर जोड़ें। ऐसे वीडियो हम लाते रहेंगे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।